हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर कहने का मतलब है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो आपका सेकेंड बुक है ना, उसका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो सेकेंड बुक से ही आपका आता है, ठीक है। तो इस बुक को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, ये क्लासेस जो अभी चल रही है वो बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड का कंबाइंड क्लास चल रहा है। ओके, दोनों का क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम है। बाकी जो अंतिम में क्लासेस चलेगी वो चलेगी बिहार बोर्ड की अलग से और झारखंड बोर्ड की अलग से। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है जनसंख्या, ठीक है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका जनसंख्या, उसके बारे में चलिए आज हम लोग जानते हैं कुछ कुछ। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और वैसा क्वेश्चन जो कि पहले पूछ चुका है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं देखना, जो पहले पूछ चुका है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो सबसे पहले तो भारत 121 करोड़ 2011 के जनसंख्या के अनुसार। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी बातें होगी ना वो 2011 के जनसंख्या के अनुसार ही होगी, क्योंकि लास्ट बार 2011 में ही भारत में जनगणना हुई है, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो भारत का जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो कितना है, तो 121 करोड़ है, ठीक है। और चीन के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो आपका इंडिया आता है। ओके, चीन फर्स्ट नंबर पर है और भारत आपका सेकेंड नंबर पर है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। संपूर्ण जनगणना कहने का मतलब है कि पूरा इंडिया में, ठीक है, पूरा इंडिया में सबसे पहला जनगणना 1881 ईस्वी में हुई है, ठीक है। बाकी ट्राई किया गया था 1872 ईस्वी में ही, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है 2011 के अनुसार। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद है थर्ड नंबर पर आपका है बिहार, ठीक है। ये आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोर्थ नंबर पर आपका आता है पश्चिम बंगाल और फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, तो आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन सभी जिलों में है ना, इन सभी जो राज्य है इधर लगभग 76% जनसंख्या बसती है। आप सोच सकते हैं कि ये सभी राज्य जो है ना, ये इधर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, इधर 76% जनसंख्या बसता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या इधर ही बसता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में कितना जनसंख्या है आपका, तो ओनली 1.04%। उत्तराखंड में 0.83%, ठीक है। अगर आप सोच के बता सकते हो कि आखिर इधर ये जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों है और ये जनसंख्या इतनी कम क्यों है, आप इसे जरूर एक बार सोचना। ये आपका जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जरूर पूछता है एग्जाम में, उसका ये आंसर आपको खोज के देगा, ठीक है। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। 1951 में 117 व्यक्ति पर किलोमीटर था और फिर 2011 में हो गया 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है, ठीक है। वहीं दिल्ली राजधानी जो है वहां पर लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल में आपका 11,297 लोग रहते हैं, ठीक है। और वही पश्चिम बंगाल में आपका 1,029 लोग रहते हैं। अब बिहार में आपका 1,102 लोग रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भिड़ता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है भारत की जनसंख्या की वार्षिक वार्षिक वृद्धि दर 1.64 है। वार्षिक वृद्धि दर क्या होती है कि एक साल में, एक वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ती है उसी को कहते हैं वार्षिक वृद्धि दर। इट मीन्स कि 1.64% जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। यहाँ पे मान के चलिए कि अभी आपका 121 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, 2011 के अनुसार। तो हर साल ये जनसंख्या जो है ना लमसम 1.5 करोड़ जनसंख्या हर साल भारत की बढ़ रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ऋणात्मक वृद्धि करने का मतलब है कि जनसंख्या माइनस में गया था, ठीक है। ऋणात्मक वृद्धि करने का तात्पर्य है
कि 1911 से 1921 के बीच में माइनस में गया था जनसंख्या। आप बता सकते हैं क्यों माइनस में गया होगा जनसंख्या? आप देख सकते हैं ये समय जो था ना वो अंग्रेजों का समय था, ठीक है? और अंग्रेज के समय में इंडिया का स्थिति कुछ अच्छा नहीं था। इस समय बहुत ही ज़्यादा उस समय अकाल पड़ गया था, ठीक है? आदमी के लोगों के पास खाने का कोई भी चीज़ नहीं था, जिस वजह से मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर वो बढ़ गया था, ओके? तो मृत्यु दर बढ़ने के वजह से उस समय जो जनसंख्या है, वो ऋणात्मक में चली गई थी। फिर चलिए यहाँ है 1921 से 1951 के बीच में स्थिर जनसंख्या रही। स्थिर कहने का तात्पर्य है कि सिमिलर चली, ना बढ़ी ना घटी, ठीक है? लेकिन 1951 से 81 के बीच में जनसंख्या विस्फोट हुआ। जनसंख्या विस्फोट कहने का तात्पर्य है यहाँ जनसंख्या एकदम अचानक से बढ़ी है। कितना बढ़ी थी पता है? लगभग 24% जनसंख्या बढ़ी थी। आप सोच सकते हो। मतलब ये 30 साल के अंतराल में 24% जनसंख्या बढ़ गई और यही समय जो जनसंख्या बढ़ी ना तो इंडिया को सेकेंड नंबर पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन लाके खड़ा कर दी, ठीक है? देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है। विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रेक्षित किया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। लेकिन अभी तो जनगणना हो नहीं रहा है। जनगणना कब होगा? तो हो सकता है कि 2026 में जनगणना होगा, चूंकि मोदी जी ने बिहार चुनाव में इसको घोषणा किया कि 2026 में आगामी जनगणना हो सकती है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68% भाग गांवों में रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 68.8% भाग है ना जनसंख्या गांव में रहता है, ठीक है? जनगणना 2011 के अनुसार 68% जनसंख्या कहाँ पे रहती है? तो गांवों में रहती है। आप सोच सकते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भारत एक ग्रामीण प्रदेश है, मतलब एक गांवों की धरती है, ठीक है? जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। देखिए नियम तो यही कहता है ना कि जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल 2011 में हुई है। उसके बाद होना चाहिए था आपका 2021 में, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है? अब क्या रीजन रहा वो केंद्र सरकार जाने, लेकिन हो सकता है कि 2026 तक जनगणना हो जाए। चलिए अब हम लोग कुछ-कुछ प्रमुख बातों को जान लेते हैं कि आखिर जनसंख्या किसे कहते हैं? तो जनसंख्या का मतलब है किसी खास क्षेत्र में रहने वाले कुल जीवों या कुल लोगों का संख्या को जनसंख्या ही कहते हैं। जैसे ये एक घर है, इस घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो इस घर का कुल जनसंख्या कितना होगा? तो 4 होगा, ठीक है? ये एक जंगल है, इस जंगल में अगर 10 शेर रह रहे हैं तो यहाँ पे कुल जानवरों का संख्या कितना होगा? तो 10 होगा, ठीक है? जनसंख्या उसी को कहा जाता है। एक निश्चित क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं उसे जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व होता है ना कि एक क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है? लेकिन वहां पे है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंतराल में जितने लोग रहते हैं ना उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है, ठीक है? 382 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। इट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि भारत में 1 किलोमीटर के अंतराल में 382 लोग निवास करते हैं, ठीक है? वहीं पर है कि 1991 में 117 था और 2011 में ये कितना हो गया? 382 हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन का मतलब है किसी क्षेत्र की जनसंख्या विशेषताओं से आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय और निवास स्थान के आधार पर विभाजन करना। चलिए इसको उदाहरण से हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि एक जनसंख्या संगठन में हम देख सकते हैं कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं। जैसे देखिए जनसंख्या आप जब भी बांटते हो ना तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलिए कि 121 करोड़ जनसंख्या है इंडिया का, लेकिन इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे निकालना है कि फीमेल कितना है, ठीक है? ये अलग हो गया। मेल कितना है, ये आपका अलग हो गया। इसमें से आपको ये निकालना है कि चाइल्ड कितना है, ये अलग हो गया आपका। उसके बाद निकालना है कि युवा कितना है, ये अलग हो गया आपका। उसके बाद ये निकालना है कि कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग वृद्ध हैं, कितने लोग जवान हैं, कितने लोग कृषि में लगे हुए हैं, कितने व्यवसाय में लगे हैं, कितने ग्रामीण में लगे हैं, कितने शहरी है, कितनी धार्मिक है। ये सब चीजें आपको निकालनी रहती है इसमें, ठीक है? तो उसी को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या संगठन है। जैसे ग्रामीण जनसंख्या, तभी आपको मैंने बताया ना कि 68.8% लोग ग्रामीण जनसंख्या से हैं, ठीक है? और लगभग इसी से अगर आपको निकाला जाए तो मान के चलिए कि 32% लोग यहाँ से हैं, ये आपके आते हैं शहरी जनसंख्या से, ठीक है? भाषाई के अनुसार आप निकालिएगा तो लगभग 4 भाषाओं में इस देश में जनसंख्या को बाँटा गया है। बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं।
धार्मिक आधार पर भी बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यही इसी चीज को क्या कहा जाता है पता है? जनसंख्या संगठन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। आधुनिक भारतीय भाषा इट मीन्स जो हम लोग अभी बोल रहे हैं। आपको एक चीज आपको बताते हैं कि 22 भाषाओं का है, सो 22 लैंग्वेज को आधिकारिक तौर से मान्यता प्राप्त है। जब संविधान के बारे में आप पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त दिया गया है? तो 22 भाषाओं का। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। ठीक है, और एक हुआ था शायद कितना में सर्वेक्षण, उसमें पता चला है कि लगभग 300 शायद भाषा है भारत में। इसको देख लेना होगा एक बार, मैं भी भूल चुका हूँ। चलिए, आधुनिक भाषा को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया? तो 4 भाग में। फर्स्ट भाग आपका क्या है? तो आस्ट्रिक है। आस्ट्रिक भाषा को लगभग 1.38% लोग बोलते हैं। कौन-कौन से क्षेत्र में बोला जाता है? तो आपका मेघालय, निकोबार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, भारत के बाहर भी आस्ट्रिक भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है? उसके बाद आपका आता है द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा का नाम जब भी आप सुनिएगा, तो आपका सबसे पहले ध्यान में जाना चाहिए कि दक्षिण की तरफ, मतलब जो साउथ तरफ है ना, साउथ तरफ है, सो द्रविड़ भाषा का यूज किया जाता है। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। लेकिन मेनली क्या है ना कि इधर ही यूज किया जाता है, साउथ तरफ ही द्रविड़ भाषा का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा, अब नाम से आपको लग रहा है चीनी और तिब्बती, तो चीनी तिब्बती भाषा कहाँ यूज किया जाता है? इसका यूज करने वाले लोग 0.85% है। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है? तो जो भी आपका जो उधर है ना, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर जो राज्य है, उधर इसका यूज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वो चीन से सटा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उधर के क्षेत्रों में आपका चीनी तिब्बती भाषा यूज किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो भाषा यूज किया जाता है ना, वो है आपका 73% भारतीय यूरोपीय भाषा। इसमें आपका आ जाता है हिंदी भी। ठीक है, तो हिंदी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो हिंदी 73% है। कहाँ? तो भारत के बाहर भी, जम्मू कश्मीर, लगभग प्रत्येक राज्यों में भारतीय यूरोपीय भाषा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आपका यहाँ पे आने लगा क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन के बारे में हम लोग कुछ कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका सबसे प्रथम कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, हो सकता है कि रिपीट करेगा। तो बिहार की जनसंख्या कितनी थी ये आपको निकालना है। तो बिहार की जनसंख्या थी आपका ए ऑप्शन, 10.41 करोड़, 10 करोड़ के लमसम बिहार की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, लेकिन अभी तो बढ़ गई होगी। ठीक है, उसके बाद 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी? तो झारखंड की जनसंख्या आपकी 3.29 करोड़ थी। 3 करोड़ 29 लाख लोग यहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी जनसंख्या आपको पूछा है यहाँ पे कि सर्वाधिक है? तो मैंने आपको बताया था ना कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या अभी सर्वाधिक है। ठीक है, बिहार कितने नंबर पे आता है? तो आपका 3rd नंबर पर आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन आ रहा है आपका? तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल कितने नंबर? तो 4 नंबर पे, और उसके बाद महाराष्ट्र आपका आ रहा है 2nd नंबर पे। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी? यहाँ पे आपको पूछा है कि भारत में नगरीय आबादी कितनी थी। तो नगरीय आबादी कितनी थी आपको ये बताना है। तो नगरीय आबादी आपकी 31.61% थी। ठीक है, कितनी थी? तो 31.61%। और आपको पूछे कि ग्रामीण आबादी कितनी थी? तो ग्रामीण आबादी आपकी 68.8% थी। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी थी? तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, तो ग्रामीण आबादी आपकी कितनी थी? 68.8% ग्रामीण आबादी थी। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 6 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ष में लिंगानुपात निम्नतम है? निम्नतम मतलब कम है। ठीक है, अब आपको यहाँ आयु लिंगानुपात पूछा है 0 से 6 वर्ष में, मतलब जो बच्चा जन्म लेता है 6 वर्ष तक हो जाता है, उसका लिंगानुपात पूछा है। लिंगानुपात से तात्पर्य आपका क्या है? लिंगानुपात क्या होता है? तो लिंगानुपात वो होता है कि कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है, कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। ओके, इसका ये एथी करता है। जैसे 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स हैं, तो इसका सबसे कम आपका जो है ना हरियाणा में, हरियाणा में शायद 800 कुछ है,
ये इसका कि 800 कुछ लड़कियों पर 1000 लड़के हैं। इसी को क्या कहा जाता है? तो लिंगानुपात कहा जाता है। सबसे निम्न कहाँ है? तो अभी हरियाणा में है, ठीक है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? प्रवासी जनसंख्या क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना, ठीक है। जैसे बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, तो कहाँ जाके बस जाते हैं? तो आपका मुंबई में जाके काम के तलाश में बस जाते हैं, ठीक है। तो प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक किसके पास है? तो आपका मुंबई के पास है। सेकंड में आपका दिल्ली आता है, ठीक है। चलिए इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? साक्षर राज्य का मतलब कि सबसे कम पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे कहाँ के लोग हैं। तो आपको तो थोड़ा-सा ये अच्छी बात नहीं है, ये सबसे कम पढ़े लिखे आपके बिहार के लोग हैं। बिहार आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, झारखंड आपका सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। झारखंड आपका सेकंड नंबर पे आता है और बिहार आपका फर्स्ट नंबर पे आता है कम पढ़े लिखे लोगों में। और सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग पढ़ते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा इलिटरेट जो हैं वो केरला के लोग हैं, ठीक है। कहाँ के? केरल का। केरल का लिटरेसी परसेंट 97% है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो आपको बताया था मैंने 1.64% जनसंख्या यहाँ का वार्षिक वृद्धि दर है। मतलब एक साल में इतनी ज़्यादा जनसंख्या लोग यहाँ बढ़ जा रहे हैं। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो आपको बताया था ना कि 1951 से 1981 के अंतराल में यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हुआ था। तो ये जो साल है ना आपका 1951, इसी को कहा जाता है जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष, ठीक है। कि निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? उच्चतम है मतलब सबसे ज़्यादा आपको ये पूछा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है ये आपको पूछा है, तो सबसे ज़्यादा आपका लक्षद्वीप का है। किसका है? तो लक्षद्वीप आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका है। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति का आरंभ कब हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आपको ये पूछ चुका है। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है कि भारत में राष्ट्रीय युवा नीति का आरंभ जो आपका हुआ था वो फरवरी 2014 में हुआ था। कब हुआ था? तो फरवरी 2014 में हुआ था। भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई? इसी टाइम जो है ना सर मेक इन इंडिया भी आया था, ठीक है। मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के तहत ही इसमें कौशल विकास को लेके तत्वाधान में कुछ किया था भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए। लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं चल पाया, ठीक है। इसका स्टार्टिंग कब हुआ था आपको ये पूछा, तो इसका स्टार्टिंग आपका 2015 में आया था जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद आया था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? यहाँ जनघनत्व आपको पूछा है, जनघनत्व कहने का क्या तात्पर्य है? जनघनत्व का मतलब क्या हुआ बताइए? तो जनघनत्व का मतलब हुआ कि कहाँ पे 1 किलोमीटर में लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है उसमें बिहार आपका आंसर सही होगा, ठीक है। कौन-सा आंसर सही होगा? तो बिहार आंसर सही होगा। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है आपका केरल का। केरल आपका है फर्स्ट नंबर पर, बिहार आपका है लास्ट नंबर पर। तो आप लोग देखिए पढ़िए, पढ़ने के बाद है सो साक्षरता दर हमारा भी ऊँचा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैंने जो भी क्वेश्चन था इसमें इम्पोर्टेंट वो कंप्लीट करवा दिया है। बाकी क्वेश्चंस जो है वो लास्ट एग्ज़ामिनेशन के आस-पास में सारे सारे कंप्लीट करा दिए जाएँगे। चलिए धन्यवाद।